शिक्षण प्रक्रिया में डैश एक महत्वपूर्ण स्थान है। प्रिंसिपल्स, प्रबंधन, शिक्षक या फिर पाठ्य पुस्तक। तो शिक्षण प्रक्रिया यानी कि टीचिंग प्रोसेस की बात हो रही है। टीचिंग प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है ये पूछा गया है कि जो प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं उनका महत्वपूर्ण योगदान है, एडमिनिस्ट्रेशन का महत्वपूर्ण योगदान है, शिक्षक यानी कि टीचर का महत्वपूर्ण योगदान है। तो राइट आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन सी। भाई सभी को पता है सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है टीचिंग प्रोसेस में या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, सीखने से संबंधित अधिगम जब कराता है तो अधिगम कराने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, जो जिस चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट है वो है हमारे मेंटोर यानी कि टीचर्स। आपको एक टीचर की आवश्यकता पड़ेगी। बुक्स, अकेले बुक्स के साथ में कभी भी आप अपनी लर्निंग नहीं कर सकते जब तक आपके पास एक अच्छा टीचर नहीं होगा। तो टीचर, शिक्षक की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। हेलो एंड वेलकम बैक टू द शिक्षा फॉर नौकरी। डिस्कस करेंगे महत्वपूर्ण और क्वेश्चंस जो रहेंगे उत्तराखंड एलटी एग्जामिनेशन के लिए, जो 2021 का आपका उत्तराखंड सहायक अध्यापक का एग्जामिनेशन होने वाला है। उसके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड को हम डिस्कस कर रहे हैं। ये मॉक टेस्ट नंबर 5 है। प्रीवियस जितने भी हमने मॉक टेस्ट डिस्कस किए हैं लिंक ऊपर आई सेक्शन में डिस्प्ले हो रहा है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया तो शिक्षा फॉर नौकरी को टेलीग्राम पर ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ इस वीडियो का PDF और वेरियस अदर लिंक्स आपको मिलेंगे जो आपकी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। चाहे वो CTET की बात हो, UP टेट की बात हो, सभी के लिए आपको एनफ स्टडी मटेरियल देखने के लिए मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। निम्न में से किसी निर्देश को पढ़ाने के लिए प्रारंभिक अवस्था में एक बच्चे के सामने आने वाली कठिनाइयाँ क्या हैं? कि जो इनिशियल स्टेज में जो स्टूडेंट होता है उसके सामने जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो क्या हो सकती हैं? राइट। ऑप्शन ए, दायां एवं बाएं दिशा की उलझन, 90 की बुद्धि का होना, बाल विहार में कभी उपलब्ध नहीं रहना, एक उत्सुक टेलीविजन दर्शक रहना। तो बच्चे के सामने आने वाली कठिनाई के बारे में पूछा गया है। पढ़ने की प्रारंभिक अवस्था, पढ़ने यानी कि यहाँ पर रीडिंग की बात हुई है कि कोई एक बच्चा जब बुक को रीड करता है, किसी भी पुस्तक को पढ़ना शुरू करता है, तो उसके सामने वाले आने वाली जो समस्याएं होती हैं वो क्या होती हैं? ऑप्शन नंबर ए, दाएं एवं बाएं दिशा की उलझन। कि जब आप रीडिंग करता है कोई भी बच्चा तो उसको ये समझने में परेशानी होती है, जब लाइंस होती हैं लगातार, जैसे एक लाइन ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, तो जब वो लगातार पढ़ता चला जाता है तो उसको ये समझ नहीं आता कभी कभी कि उसको लेफ्ट से राइट की ओर जाना है या राइट से लेफ्ट की ओर जाना। इनिशियल स्टेजेस में होती है, प्रारंभिक अवस्थाओं की बारे में बात की जा रही है। या फिर टॉप टू बॉटम, ऊपर से टॉप टू बॉटम, नीचे की ओर जाना है रीडिंग करते हुए। तो ये इनिशियल स्टेज की समस्याएं होती हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा एक प्रतिभाशाली बच्चे की विशेषता है? प्रतिभाशाली बच्चा यानी कि गिफ्टेड चिल्ड्रंस। अब गिफ्टेड चिल्ड्रंस कौन होते हैं? जिनके IQ लेवल बहुत अच्छे होते हैं, सीखने की जिनमें कैपेबिलिटी, लर्निंग करने की, अधिगम करने की जिनमें क्षमता बहुत ज़्यादा होती है सामान्य बच्चों की तुलना में। तो निम्न में से कौन सा एक प्रतिभाशाली बच्चे की विशेषता है ये आपको बताना है। अपनी उम्र के अन्य बच्चों की तुलना में बहुत पीछे होना, कम IQ लेवल होना, बिल्कुल गलत है। अपनी उम्र के बच्चों से पीछे होता है, बिल्कुल गलत है। तेजी से निर्णय लेने की शक्ति और आत्मविश्वास, बिल्कुल सही है। दूसरों के साथ बातचीत करने में असमर्थ, गलत। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। इन बच्चों में जो क्वालिटी होती है वो क्या होती है? डिसीजन पावर, बहुत जल्दी से डिसीजन पावर होती है, सही गलत को डिसाइड करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगाते, यानी कि इनकी डिसीजन पावर बहुत अच्छी होती है। दूसरा आत्मविश्वास, यानी कि कॉन्फिडेंट होते हैं, अपनी बात को लेकर बिल्कुल कॉन्फिडेंट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी लर्निंग बहुत बेहतर होती है, उनकी समझ बहुत अच्छी होती है। तो अपनी जो व्यक्तित्व है उसको निखार के लेके आते हैं दूसरे बच्चों की कंपैरिजन में, और अपनी बातों को कहने में बहुत अच्छे से एक्सपर्ट होते हैं ये। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से कौन सीखने का सहचार्य सिद्धांत नहीं है? कौन सा सीखने का सहचार्य सिद्धांत नहीं है? नॉट लगा है क्वेश्चन में। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। ए, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, जिसको हम बोलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग, समग्रता सिद्धांत, प्रेरणा प्रतिक्रिया सिद्धांत, कार्यवाहक अनुकूलन सिद्धांत। तो ये है आपके पास। समग्र सिद्धांत को इंग्लिश में बोला जाता है गेस्टाल्ट थ्योरी, ठीक है। और प्रेरणा प्रतिकूलक सिद्धांत को बोला जाता है स्टिमुलस
स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, जिसको SR थ्योरी भी बोलते हैं आप। कार्यवाहक अनुकूलन सिद्धांत को हम बोलते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्या बोला जाएगा? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ठीक है। और शास्त्रीय अनुबंधन यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग, सारी चीज़ों को मैंने बता दिया इंग्लिश में, क्लासिकल कंडीशनिंग। तो इनमें से कौन सा सहचार्य सिद्धांत नहीं है? तो ये है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, गेस्टाल्ट थ्योरी जो है वो समग्रता सिद्धांत नहीं है। इसमें क्या बोलते हैं? होल इज द पार्ट ऑफ सम, है ना, गेस्टाल्ट थ्योरी में ये समझाया जाता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कट्टरपंथी शिक्षक सुधारक जिन्होंने समाज के लिए डी स्कूलिंग की अवधारणा दी थी वो कौन से हैं? एडलर हैं, इलिच हैं, बटलर हैं या फिर बेस्टर हैं? तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, इलिच जो थे इन्होंने डी स्कूलिंग की अवधारणा दी थी। बात क्लियर हुई? डी स्कूलिंग यानी कि स्कूल में ना पढ़ाने की। तो ऑप्शन नंबर क्या थे? ये शिक्षक सुधारक थे। इस चीज़ को ध्यान रखना, ये जो शिक्षा होती है यानी कि जो टीचिंग के सोशल रिफॉर्मर थे, टीचिंग सोशल रिफॉर्मर थे, इनको नाम था इलिच, जिन्होंने डी स्कूलिंग की अवधारणा दी थी। नेक्स्ट, व्याख्यान एवं विकासात्मक पाठों की तुलना करने में निम्न में से एक अलावा सभी सत्य हैं, यानी कि एक के अलावा बाकी सभी के सभी क्या है? सत्य हैं। तो आपको कौन सा पहचानना है जो सत्य नहीं है? ओके, तो वो आंसर आपको पहचान करना है। तो राइट आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, होशियार बच्चों की तुलना में कमज़ोर बच्चे लेक्चर से अधिक लाभ प्राप्त करते हैं। तो देखिए बिल्कुल गलत है। होशियार बच्चों की तुलना में कमज़ोर बच्चे कभी भी लेक्चर से अधिक ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं। यहाँ अगर होता होशियार बच्चे जो होते हैं, जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं, वो लेक्चर से अधिक लाभ प्राप्त करते हैं, ना ही कि कमज़ोर बच्चे। तो ये हमें गलत ऑप्शन पहचानना था। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। बाकी ऊपर के तीनों ऑप्शंस क्या है? सही हैं। विकासात्मक पाठ के दौरान लोगों की गतिविधियां अधिक होती हैं। एक लेक्चर के दौरान लोगों ने कितना सीखा ये जानना मुश्किल होता है। बड़ी कक्षाओं के लिए व्याख्यान लेक्चर तरीका ज़्यादा प्रभावकारी एवं उपयोगी होता है। तो ऑप्शन डी जो है सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगात्मक पद्धति में अध्यापन का अधिकतम उपयोग होता है। आगात्मक पद्धति यानी कि इंडक्टिव मेथड जिसको बोला जाता है। दो तरीके से हम मेथड को समझते हैं, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड और इंडक्टिव मेथड। तो यहाँ इंडक्टिव मेथड की बात हो रही है। आगात्मक पद्धति में अधिकतम उपयोग किस चीज़ का होता है? ज्ञात से अज्ञात की ओर। इसको ध्यान रखना आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार घुमा फिराकर इस चीज़ को पूछा जाता है। इंडक्टिव मेथड के लिए पूछ लेता है, कई बार निगनात्मक के लिए यानी कि डिडक्टिव मेथड के लिए पूछ लेता है। तो अगर डिडक्टिव मेथड के लिए पूछता तो वहाँ क्या होता? अज्ञात से यानी कि अननोन से नोन की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर। और यहाँ क्या है? हम कहाँ जा रहे हैं? नोन से, ज्ञात से अज्ञात की ओर जा रहे हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पाठ्यक्रम के सुधार में शिक्षकों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है जब वे पाठ्यक्रम के सुधार में, यानी कि पाठ्यक्रम को हम क्या बोलते हैं? कैरिकुलम। क्या बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए, जैसे हमारे पास है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें निहित की गई हैं कैरिकुलम से रिलेटेड, पाठ्यक्रम के अनुसार कि बच्चों को प्राइमरी लेवल पर, अपर प्राइमरी लेवल पर, जूनियर लेवल पर क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जानी चाहिए। जो शिक्षकों के लिए एक पूर्ण पाठ्यक्रम दिया गया है कि जिसको फॉलो करना है स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। तो शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका क्या होगी, यहाँ पर ये चीज़ पूछी जा रही है आपसे। तो राइट आंसर की तरफ अगर हम चलें तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास राइट आंसर रहेगा। विद्यालयों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने में वे अन्य शिक्षक सदस्यों के साथ भाग लें। बिल्कुल सही बात है भाई। एक महत्वपूर्ण भूमिका क्या होगी कि विद्यालय के लिए, किसी भी स्कूल के लिए कोई भी कैरिकुलम तैयार करने में शिक्षकों को दूसरे सदस्यों के साथ भाग लेना चाहिए, क्योंकि शिक्षक ही वो हैं जो स्कूल और सोसाइटी के साथ स्टूडेंट्स को कनेक्ट करते हैं, है ना। स्टूडेंट को कनेक्ट करने का काम कौन करते हैं? टीचर करते हैं, समाज के साथ, स्कूल के साथ, एनवायरनमेंट के साथ। तो टीचर की एक अहम भूमिका होती है स्टूडेंट कैरिकुलम में, स्टूडेंट की लर्निंग में, अधिगम में। और लर्निंग के लिए क्या हमें डिसाइड करना है? कैरिकुलम, कि क्या बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए, क्या नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। तो उस पढ़ाने वाला कौन है? टीचर है। इसलिए टीचर की एक महत्वपूर्ण रोल हो जाता है कि अगर वो खुद कैरिकुलम को डिज़ाइन करेगा,
बच्चे की नीड्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि टीचर ही डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है स्टूडेंट्स के, उसको पता है कि बच्चों को किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो टीचर अगर डिज़ाइन करेगा कैरिकुलम के लिए, कैरिकुलम को, तो वो बहुत ईजी हो जाएगा स्टूडेंट के लिए समझने के लिए। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। एक प्रभावी शिक्षार्थी के गुण क्या हैं? एक प्रभावी शिक्षार्थी यानी कि स्टूडेंट्स के क्या गुण हैं, एक इफेक्टिव स्टूडेंट के क्या गुण होने चाहिए? स्वयं निर्देशित यानी कि सेल्फ डायरेक्टेड होना चाहिए, उत्सुक और खुले दिमाग का होना चाहिए, स्वयं अवगत होना चाहिए, या फिर उपयोग सभी। तो राइट आंसर है भाई ऑप्शन नंबर डी के साथ हम जाएंगे। सारे के सारे ऑप्शन यहाँ सही हैं। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। भविष्य में विद्यालय विद्यार्थियों को सीमित समूह में रहने के बजाय अपनी स्वयं की दर पर आगे बढ़ने की अनुमति देते हुए अधिक सुविधाजनक रेखाएं बना पाएंगे। तो ये स्टेटमेंट दिया है, निम्न में से कौन सा इस मान्यता का उदाहरण नहीं है? जो ऊपर स्टेटमेंट दिया है, श्रेणी रहित प्राथमिक कक्षाएं, उपलब्धि समूहकरण, प्री किंडरगार्टन कक्षाएं, या टीम शिक्षण। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये क्या है? प्री किंडरगार्टन कक्षाएं क्या होती हैं भाई? ऐसी कक्षाएं जो 3 से 4 साल के बच्चों को स्कूली ज्ञान या फिर लर्निंग कराती है, उसको हम क्या बोलते हैं? किंडरगार्टन। यानी कि किंडरगार्टन कक्षाएं, किंडरगार्टन स्कूल्स या क्लासेस वो होती हैं जिसमें बहुत ही कम उम्र के बच्चे, फॉर एग्जांपल 3 से 4 साल तक के बच्चे अपनी प्राइमरी एजुकेशन को गेन करते हैं। दैट इज़ नोन एज प्री किंडरगार्टन कक्षाएं। बाकी सारी क्या है? अपर लेवल की कक्षाओं के बारे में बात किया जा रहा है, जैसे टीम शिक्षण, श्रेणी रहित प्राथमिक कक्षाएं, उपलब्धि समूहकरण। तो यहाँ पर सी इज़ द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द अबव स्टेटमेंट। तो भाई ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। मिलेंगे आपसे नई वीडियो में। वीडियो पसंद आ गई हो तो आपको सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपकी एलटी प्रिपरेशन के लिए लगातार वीडियोस मिलती रहेंगी। टेलीग्राम पर ज़रूर कनेक्ट कर लें। दिस वाज अभिषेक त्यागी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।